हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। तो हमारा ये नेटवर्क थ्योरी का अगला एमसीक्यू का पार्ट होने वाला है। इसमें हम 50 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो भी हैं, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए उनको डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इन फ्यूचर जितने भी नोटिफिकेशंस हैं आप तक ईजिली पहुंचते रहें। और कुछ ही टाइम बाद मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनका बाई पीडीएफ मैं सॉल्यूशन ही प्रोवाइड करूंगा। थोड़ा सा वेट करिए, मैं सब चीज़ें आप लोगों के लिए सोच के रखा हूँ। धीमे धीमे मैं लाइन अप कर दूंगा जो भी चीजें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल है यानी कि प्रत्यावर्ती विभव है, वो किस तरीके से होता है? तो ये हमेशा वेरी करता है साइनोसोडली विद द टाइम, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से होता है, ये कुछ इस तरीके से वेवफॉर्म होती है। यहाँ पे ओमेगा टी एक्सेस हो गया, ये यहाँ पे वी एक्सेस है, वी ऑफ टी, ठीक है ना। और इस पे ये वी एम है। तो यदि हम v ऑफ t की बात करें, दैट इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। कुछ इस तरीके से जो वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, इसको vt को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ये क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारी। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन है उसको डिफाइन किया जाता है। तो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल हमेशा साइनोसोडली वेरी करता है टाइम के साथ, टाइम की रिस्पेक्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमें पीक वैल्यू कैलकुलेट करनी है 220 वोल्टेज एसी मेंस के लिए। तो यहाँ पे 220 वोल्टेज के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये आरएमएस है, मैक्सिमम है, एवरेज है, किस तरीके की वैल्यू है। तो बाय डिफॉल्ट हम हमेशा आरएमएस वैल्यू ही कंसीडर करते हैं यदि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो वी आरएमएस कितना होगा? 220 वोल्ट हो गया। और हमें पता है कि जो आरएमएस वोल्टेज होता है दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन अंडर रूट 2। तो यहां से यदि हमें वीएम कैलकुलेट करना है तो आरएमएस वोल्टेज में हमें रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज मिल जाएगा। तो सिमिलर वे में वी एम इक्वल टू रूट 2 ऑफ 220 वोल्ट, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे हम रूट 2 की जगह 1. देखो रूट 2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414 ये होता है रूट 2 का वैल्यू। लेकिन हम यहाँ पे 1.4 ही लेके चल रहे हैं, जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाए थोड़ी सी। इंटू 220, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 2 30 हो जाएगा, ठीक है। और जीरो का जीरो और एक अंक बाद दशमलव, यानी कि 308 दशमलव समथिंग आना चाहिए वीएम। अब हमने चूंकि यहाँ पे 1.4 अकेला लिया है, जबकि एक्चुअली में होना क्या चाहिए था? 1.414 मल्टीप्लाई विथ 220, यानी कि ये जो हमने जो पॉइंट के बाद जो डेसिमल में पॉइंट के जस्ट थोड़े से बाद हमने जो वैल्यू को नेग्लेक्ट किया, इसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो रहेगा ना, कुछ ना कुछ 2-3 पॉइंट तो ये लेके आएगा। तो 308 राउंड अप करके कहाँ पहुंच जाएगा? 311 हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी कैलकुलेटर से करेंगे तो वो तो सिंपली एक ही झटके में आंसर आ जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो एवरेज पावर है, औसत पावर है किसी भी प्योर इंडक्टर के अक्रॉस, वो कितनी होगी, ठीक है नहीं, कि एवरेज पावर कितनी डिसिपेट कर रही है किसी भी प्योर इंडक्टर के अक्रॉस। तो यहाँ पे प्योर टर्म यूज किया गया है, यानी कि जो इंडक्टर है इसमें आर की वैल्यू 0 है। प्योर का मतलब ही यही है कि इसमें रेजिस्टिव कंटेंट जो है वो 0 है। तो उस केस में इसके अक्रॉस जो पावर डिसिपेशन होगा वो 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिसिपेटेड की जगह स्टोर्ड हो जाता ना, पावर स्टोर्ड हो जाता, तो उस केस में क्या हो जाता है? 1/2 LI², यानी कि ऑप्शन ए इस केस में सही हो जाता। यदि डिसिपेटेड की जगह स्टोर्ड पावर होता, लेकिन डिसिपेटेड है, चूंकि डिसिपेटेड करने की क्षमता किसी भी चीज में, किसी भी मतलब सर्किट में रेजिस्टेंस के पास ही है, और रेजिस्टेंस प्योर इंडक्टर के केस में हमेशा 0 होता है। तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें डिटरमाइन करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस नोड ए और बी। ये जो नोड ए बी है इसके अक्रॉस हमें समतुल्य प्रतिरोध को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि हमें पता है कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी होगा, इसका वैल्यू 1/2 पाई एफ सी होगा। यदि हम एफ का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पूरा टर्म नीचे का 0 हो जाएगा और ये इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगा, यानी कि इसको हमें ओपन सर्किट से रिप्लेस करना पड़ेगा। यदि हम XL की बात करें तो इसके केस में क्या होगा? 2 पाई एफ एल, और डीसी के केस में इसमें 0 हो जाएगा पुट, और इस केस में ये शॉर्ट सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे इसको हम। तो इसको यदि हम रीड्रॉ करें, इस पूरे सर्किट को यदि हम रीड्रॉ करें तो इस केस में क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। 1 ओम हमारा ये रहा,
ये ए टर्मिनल हो गया हमारा, ये 1 ओम ये रहा और ये 1 ओम ये रहा हमारा, ठीक है। इसके बाद ये जो पूरी ब्रांच है इसको ओपन सर्किट करना पड़ेगा, क्योंकि हम डीसी के लिए ही कंसीडर कर रहे हैं, तभी हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। जब हम डीसी के लिए इस पूरी सर्किट को कंसीडर करेंगे तभी। तो इस केस में 2 ओम हमारा ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये वाला टर्म। तो 2 ओम हमारा ये बचा यहाँ पे और 2 ओम हमारा ये बचा यहाँ पे, ठीक है। और इस केस में ये जो इंडक्टर है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ये। तो इस केस में जो इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होने के बाद केवल 3 ओम हमारा ये बचेगा बीच में, और इसके बाद ये 3 ओम ये बचा यहाँ पे और ये वाला 3 ओम हमारा ये बचा यहाँ पे। इसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया और ये हमारा पॉइंट बी मिल गया, मान लो यहाँ, ठीक है। ये पॉइंट हमारा बी मिल गया। अब इस चीज को देखोगे ना तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा हमको। किस तरीके से दिखेगा? ये पॉइंट ए हो गया, इसके बाद ये हमारा 3 ओम हो गया, ठीक है नहीं, और ये भी हमारा 3 ओम हो गया। ये दोनों सीरीज में है तो हमने कंबाइन करके 3 ओम दोनों को कर दिया है। इसके साथ ही बीच में ये ब्रांच आ गई है 3 ओम की, और इसके साथ ही 3 ओम रेजिस्टेंस हमारा ये मिल गया और 3 ओम रेजिस्टेंस हमारा ये मिल गया, और ये पॉइंट बी मिल गया हमें यहाँ पे। तो ये क्या है? ये ब्रिज नहीं हो गया, ये बैलेंस ब्रिज नहीं हो गया। ये इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा हमेशा। तो इस केस में इसमें जो करंट का प्रवाह होगा बीच वाली रेजिस्टेंस में वो हमेशा 0 हो जाएगा। तो इस केस में इसको हम रिमूव कर सकते हैं, इसको हम हटा सकते हैं। तो इस केस में 3 + 3 हो जाएगा पैरेलल विथ 3 + 3, यानी कि आर ए बी दैट इज इक्वल टू, ये 3 और 3 ये ऐड कर देंगे हम 6 पैरेलल विथ 6, यानी कि फाइनली 6/2 हम इसको लिख सकते हैं। तो 3 ओम हमारा जो है आर ए बी का वैल्यू हमारा निकल के आ गया, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, हमें करंट I1, I2 और I3 को कैलकुलेट करना है। तो इस करंट को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल वे में कैलकुलेट करेंगे हम इसको। सबसे पहले हम I1 की कैलकुलेशन पे फोकस करते हैं, I1 की कैलकुलेशन पे फोकस करेंगे। तो I1 की कैलकुलेशन के लिए वोल्टेज हमारे पास है, ये वाला वोल्टेज हो गया। लेकिन I1 की कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जरूर पता होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? आर इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू, ये दोनों पैरेलली हो गए कनेक्टेड, 4 और 2 ये और ये पैरेलली कनेक्टेड हो गए, है ना। तो 4 दूना 8 और 4 और 2 6, 2 तिया 6, यानी कि 4/3 ये आ गया, ठीक है नहीं। और प्लस इसके साथ ये वाला टर्म ऐड हो जाएगा, +2 भी हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये सीरीज में है, ठीक है नहीं। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 4 10, 10/3 आ गया आर इक्विवेलेंट। और I1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? टोटल वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट, 10/3, तो कितना हो जाएगा? 20 तिया 60, 60/10 दैट इज 6 एम्पियर। I1 का वैल्यू कितना आ गया? 6 एम्पियर आ गया। तो 3 ऑप्शंस में 6 एम्पियर अवेलेबल है हमारे पास। तो यदि हमें I2 कैलकुलेट करना है तो हम करंट डिवीजन रूल से निकाल सकते हैं। जब इसमें जो फ्लो होने वाली जो मेन करंट है उसकी वैल्यू 6 एम्पियर है, तो करंट डिवीजन रूल से हम इंडिविजुअल करंट कैलकुलेट कर लेंगे दोनों ब्रांच में। तो I2 हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके केस में क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई विथ सामने वाला रेजिस्टेंस यानी कि 2 ओम अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का टोटल, 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 12/6 दैट इज 2 एम्पियर। तो I2 का वैल्यू कितना आ गया? I2 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। और I3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब 6 एम्पियर करंट यहां आ रही है, 2 एम्पियर करंट इसमें जा रही है, सिंपली क्या है? 4 एम्पियर करंट यहां पे आ रही होगी। तो I3 की वैल्यू कितनी हो गई? 4 एम्पियर हो गई, यानी कि 6 to 4। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें करंट कैलकुलेट करना है। ये जो करंट फ्लो कर रहा है ना इस डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो नोडल एनालिसिस यूज करते हैं। यहाँ का पोटेंशियल V मान लिया हमने, तो ये इनकमिंग करंट है तो इसको माइनस ले लेंगे, -2 प्लस V/3 प्लस V-10/2 दैट इज इक्वल टू 0। 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -12 हो गया, प्लस 2V हो गया, प्लस 3V-30 हो गया दैट इज इक्वल टू 0। 3 और 2 5V दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो V बराबर में कितना हो जाएगा? 42/5। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 5 8 40, 5 चौको 20, तो V का वैल्यू कितना आ गया? 8.4 वोल्ट आ गया हमारा, ठीक है, 8.4 वोल्ट। अब हमें करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, तो 8.4
4 माइनस 10, आई निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, अपॉन में 2 हो जाएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो 1.6 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा बाई 2 आएगा आई का वैल्यू, दैट इज इक्वल टू माइनस का 0.8, माइनस का 0.8 एम्पियर। तो करंट का वैल्यू डी ऑप्शन माइनस का 0.8 एम्पियर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें पावर की डायमेंशन बतानी है कि पावर की डायमेंशन क्या होगी। तो पावर बराबर में होता क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम, या इसको हम वर्क अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो यदि हम वर्क की बात करें, सब कंबाइन लेके चलते हैं, वर्क बराबर में क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फोर्स बराबर में क्या होता है, फोर्स बराबर में होता है एम ए, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए एम आ गया, एक्सेलरेशन के लिए एल टी की पावर -2 ये आ गया, और डिस्टेंस के लिए एक एल और आ गया, और टी अपना नीचे एजिटेज है ही। तो पावर दैट इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ये है, ये भी ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3, ऑप्शन बी यहाँ पे जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें वी ए बी के अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट करना है, यानी कि इसके अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। इसको हमने मान लिया नोड वोल्टेज वी, ठीक है नहीं, तो एट नोड वी पे हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे नोडल एनालिसिस से, तो b -12 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस v अपॉन 2 प्लस v अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन में, तो 2v -24 प्लस 2b प्लस v दैट इज इक्वल टू 0। इसके बाद 2v और 2v और v, यानी कि 5v ये हो गया और 24 ये हो गया, दैट इज v इक्वल टू 24/5। कितना हो गया v का वैल्यू, 24/5 वोल्ट। अब हमें करना क्या है, हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए इसमें से करंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है नहीं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज डिवीजन भी लगा सकते हैं। जैसे कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज V निकल के आया, इसके अक्रॉस ओवरऑल जो वोल्टेज है 24/5 है, मान लो यहाँ पे 24/5 वोल्ट इसके अक्रॉस ये वोल्टेज हमें निकल के आया है। तो 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज डिवीजन हम लगा लेंगे, तो V 3 ओम यानी कि वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर दैट इज इक्वल टू 24/5 मल्टीप्लाई विथ जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू अपॉन में दोनों का एडिशन, यानी कि 3 + 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कर ही लेते हैं फाइनली। तो 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, ठीक है नहीं, तो 4.8 इंटू 3 ये हो गया, 4.8 इंटू 3/4 ये हो गया। तो 4 से इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1.2 इंटू 3, 12 तिया 36, यानी कि 3.6 वोल्ट। कितना आ गया, 3.6 वोल्ट। हमारा ऑप्शन ए हमारा सही आंसर इस केस में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, हमें रजिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, यानी कि प्रतिरोधकता का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होगा। तो इस केस में यदि हम रजिस्टिविटी की बात करें, रो दैट इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल, और R की बात करें तो R बराबर में क्या होगा, V अपॉन आई हो जाएगा। तो इस R का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो रो दैट इज इक्वल टू V अपॉन आई, यहाँ पे R का वैल्यू हो गया इंटू A अपॉन एल। ये कुछ इस तरीके से हमारा इक्वेशन कुछ देखने को मिलेगा। अब चूंकि इसमें A का टर्म है, तो V की यदि हम बात करें तो W अपॉन क्यू इंटू आई इंटू एल, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। और V की जगह W अपॉन क्यू पुट हो गया हमारा, और A एज इट इज ऐसा ही रहेगा। अब इस केस में आप एक चीज समझो कि जो I बराबर होता है, I बराबर में क्या होता है, Q अपॉन T होता है, जबकि Q का टर्म इसमें कहीं है नहीं, और Q का टर्म हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, तो हमें Q का टर्म यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन में कहीं भी Q का टर्म अवेलेबल नहीं है। तो Q दैट इज इक्वल टू I इंटू टी, तो Q की जगह पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा, W इंटू ए अपॉन आई इंटू टी, हम यहां पुट करेंगे I इंटू टी इंटू आई इंटू एल। तो W की अगर हम बात करें, W यानी कि क्या है, वर्क है, या एनर्जी भी बोल सकते हैं इसको हम। तो वर्क बराबर में क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू
जो अपना एरिया है ए हो गया, और आई स्क्वायर टी, ठीक है ना, ये टी हो गया और ये एल हो गया। अब इसको में सॉल्व करना है, तो फोर्स बराबर में क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ये हो गया एक्सेलरेशन के लिए एल टी की पावर -2 ये आ गया अपना, ठीक है ना, टी की पावर -2 अपना ये आ गया। चूंकि यहां पे आप देखेंगे इसकी भी एल डायमेंशन है, इसकी एल स्क्वायर है, इसकी एल हो गई और इसकी एल स्क्वायर हो गई, तो ओवरऑल मिला के हमें क्या देखने को मिलेगा, देखो इसका तो है ही मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एल तो इसमें ऑलरेडी था, चलो थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, एक स्टेप और कर देते हैं, इसका क्या हो जाएगा, एल क्यू हो जाएगा दोनों को मिला के, एल क्यू अपॉन अपॉन में आई स्क्वायर टी इंटू एल। अब एक एल से एल क्यू कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, एल स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, एम एल टी की पावर -2, ऊपर क्या बचेगा, एल स्क्वायर बचेगा, और एल स्क्वायर का एल मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एल क्यू ही बच जाएगा, ठीक है, अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी। तो आई की जगह पे इनने ए लिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाके हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर -2 लिख सकते हैं इसको अपन, ठीक है नहीं, और टी को भी जब हम ऊपर ले जाएंगे तो टी इनवर्स हो जाएगा, तो यहां पे -2 की जगह -3 आ जाएगा, तो क्या आ गया, एम एल क्यू टी की पावर -3 और ए की पावर -2, ए की पावर -2, ये डायमेंशन फाइनल हमारी निकल के आ गई। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा इस केस में। अगला क्वेश्चन है, हमें ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। रेजिस्टिविटी के लिए कुछ स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सही है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन एलोइंग ऑफ ए कंडक्टर मटेरियल, बिल्कुल रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है, जबकि इसमें नॉट टर्म यूज किया गया है और हमें इसमें से ट्रू छांटना है, तो ये ट्रू नहीं है ये। इस केस में ये अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है हमारा, रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, जबकि ऐसा नहीं है, रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करती ही है, ठीक है, और जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करती है और मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। तो अगला ऑप्शन है, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बिल्कुल सही बात है, रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की किसी भी लेंथ पे या एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चंस के हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है। तो Q दैट इज इक्वल टू C इंटू वी होता है, तो C यहाँ पे क्या निकल के आएगा, Q अपॉन V, यानी कि कूलॉम पर वोल्ट, कूलॉम पर वोल्ट, और इसी को हम फैरड भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फैरड कहते हैं। तो जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है दैट इज Q अपॉन V, यानी कि कूलॉम पर वोल्ट, कूलॉम पर वोल्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज फैरड, ठीक है नहीं। अगला क्वेश्चन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में जो कैपेसिटेंस हम यूज करेंगे, तो इसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो किस तरीके से अफेक्ट होगा। तो पैरेलल के केस में यदि हम सी इक्विवेलेंट निकालते हैं तो सभी चीजें ऐड होती चली जाती हैं लगातार, ठीक है नहीं, ऐसा कुछ इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा, जो ग्रेटर जो लार्जेस्ट कैपेसिटेंस होगा उससे भी हमें ज्यादा वैल्यू देखने को मिलेगी, तो इस केस में जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करना है, और किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू 0.4 सीमेन दी है और उसमें से करंट फ्लो 8 एम्पियर का हो रहा है, तो V का वैल्यू क्या होता है, V बराबर में I इंटू आर होता है, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, I अपॉन G भी लिख सकते हैं। तो I का वैल्यू हमारे पास कितना है, 8 एम्पियर है, और G का वैल्यू कितना है, 0.4 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 80/4 दैट इज 20, कितना आ गया वोल्टेज का वैल्यू, 20 वोल्ट, ठीक है नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 20 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है कैपेसिटेंस की माइक्रोफैरड में, यदि कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 40 वोल्ट है, और इसमें चार्ज स्टोर होने वाला जो है वो 8 मिली कूलॉम है ना, तो जो चार्ज है वो कितना है, 8 मिली कूलॉम है, 8 मिली कूलॉम है, और जो वोल्टेज है वो कितना है, 40 वोल्ट है। तो इस केस में कैपेसिटेंस C की वैल्यू कितनी होगी, तो C बराबर में होता है Q अपॉन V दैट इज 8/40 मिली कूलॉम, यहाँ पे है, वोल्ट यहाँ पे है। अब हमें माइक्रो में चाहिए है, तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे माइक्रो फैरड में हमें इक्वेशन को कैलकुलेट करना है, तो C बराबर में कितना हो जाएगा, 8/40 दैट इज 1/5 इंटू 10 टू द पावर -3, तो ऑलरेडी था ये,
ये मिली फेरेड का था। अब चूंकि हमें माइक्रो में ले जाना है, 10⁻⁻⁶ में जाना है, तो हम क्या करेंगे, 1000 से यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे और यहाँ पे 10⁻⁻⁶ कर देंगे सीधा सीधा, और बटे 5 कर देंगे, तो कितना आ गया 200 माइक्रो फेरेड। कैपेसिटेंस C दैट इज इक्वल टू 200 माइक्रो फेरेड। अगला क्वेश्चन है, हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है किसी भी रेजिस्टेंस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी अल्फा नॉट की वैल्यू हमें कैलकुलेट यहाँ पे करनी है, और हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 20 ओम 0 डिग्री सेल्सियस पे। आर नॉट दैट इज इक्वल टू 20 ओम एट 0 डिग्री सेल्सियस, और यदि R1 की बात करें तो R1 की वैल्यू हमें 40 ओम गिवन है, और कितने डिग्री टेम्परेचर पर है, दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अल्फा नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपने पढ़ा होगा R1 दैट इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा नॉट डेल टी, कुछ इस तरीके से होता है। तो यदि हम R1 की वैल्यू पुट करें यहाँ पे 40 ओम, और आर नॉट की वैल्यू पुट करें 20 ओम, और 1 प्लस अल्फा नॉट हमें कैलकुलेट करना है, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है इसमें और इसमें, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 60 डिग्री सेल्सियस का है। 60 माइनस 0 करेंगे हम तो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, तो इंटू 60 कर दिया अपन ने। अब 20 दूनी 40, यानी कि 2 से ये कट गया तो 2 यहां बचा हमारा, तो 2 बराबर में 1 प्लस अल्फा नॉट इंटू 60। ठीक है, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इक्वल टू अल्फा नॉट इंटू 60। तो अल्फा नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/60 आ गई। 1/60 हमारी अल्फा नॉट की वैल्यू देखने को मिल गई। तो यदि हम 1/60 को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 0.017, कुछ इस तरीके की हमें वैल्यू देखने को मिलेगी। दैट इज ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वायर है जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो 30 ओम है, इसको स्ट्रेच किया गया है डबल, यानी कि यदि कोई रेजिस्टेंस R है, R1 है, उसकी वैल्यू 30 ओम है, यदि हम इसको डबल स्ट्रेच कर लें इसकी ओरिजिनल लेंथ के, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जो फॉर्मूला बनता है दैट इज R1 दैट इज, या R डैश कर लेते हैं इसको, एक सेकंड थोड़ा सा सही रहेगा, R डैश इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी चेंज होगा ना, तो उस हिसाब से जिस जिस जगह पे वॉल्यूम चेंज होता है उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। तो जो R डैश निकल के आएगा, अगर हम इसको डबल स्ट्रेच कर रहे हैं, डबल इसको खींच रहे हैं, तो इस केस में N की वैल्यू 2 हो जाएगी, और इसका स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे R की जो ओल्ड वैल्यू है, जो पुरानी वैल्यू यानी कि 30 है, ये हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी कि 120 ओम जो है R डैश की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो चेंज रेजिस्टेंस में हुआ है आफ्टर द चेंज, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 120 ओम है। अब हमने क्या किया है, इस 120 ओम के रेजिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, उसको पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, यानी कि अगर हम इसको 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 60 ओम का एक बचेगा और 60 ओम का दूसरा बचेगा, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी से, किसी बैटरी सोर्स से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, और ये टोटल करंट 2 एम्पियर का ले रहा है। तो जब ये 2 एम्पियर करंट लेगा तो सिंपल सी बात है, इसमें जो करंट का डिवाइडेशन होगा वो 1 एम्पियर यहां जाएगा और 1 एम्पियर इस वाली ब्रांच में जाएगा। तो इस केस में जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो सिंपल सी बात है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो V बराबर में I इंटू आर, यानी कि 60 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि 60 वोल्ट हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें एनर्जी को कैलकुलेट करना है जूल में। ठीक है, और इंडक्टर की वैल्यू कितनी है 8 हेनरी, और इसमें करंट जो फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू 4 एम्पियर है। तो आपने पढ़ा होगा जो एनर्जी होती है इंडक्टर के अक्रॉस वो कितनी होती है, एनर्जी स्टोर्ड दैट इज इक्वल टू 1/2 LI स्क्वायर। तो हाफ इंटू एल का वैल्यू 8 है और आई का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर। तो इसको काट लेंगे हम, 4 इंटू 4 चौको 16 और 16 चौको 64, तो कितना आ गया 64 जूल। जो एनर्जी स्टोर्ड है उसकी वैल्यू कितनी है 64 जूल। अगला क्वेश्चन है, हमें ये बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ओम्स लॉ के लिए। तो ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू डायोड, ये सही है, ये ओम्स लॉ कभी भी डायोड पे एप्लीकेबल नहीं होगा, डायोड पे एप्लीकेबल कभी भी ओम्स लॉ नहीं होता है, क्योंकि ये डायोड जो होता है वो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है।
और ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू वोल्टेज रेगुलेटर, इस पे भी ये एप्लीकेबल नहीं है, और ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ट्रांजिस्टर, इस पे भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जहां पे लीनियर रिलेशन मिलेगा हमें वहीं पर ये एप्लीकेबल होगा। अब सोचो कि वोल्टेज रेगुलेटर पे किस तरीके से नॉन लीनियरली ट्रीट करेगा ये, तो वोल्टेज रेगुलेटर के लिए यूज करते हैं जेनर डायोड, और जब भी कभी डायोड की बात आएगी, डायोड के केस में कभी भी ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि डायोड जितने भी हैं सब नॉन लीनियर रिलेशन को ही शो करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से पोटेंशियल डिफरेंस बताना है वोल्ट में किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस जिसकी वैल्यू 10 ओम है और इसमें से करंट जो फ्लो कर रही है वो 3.5 एम्पियर है। तो V बराबर में क्या होता है, I इंटू आर होता है। I का वैल्यू 3.5 है और R का वैल्यू कितना है, 10 ओम है, तो V का वैल्यू 35 वोल्ट आ गई है। दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो I4 जो करंट जा रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमें बतानी है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, ये नोड X है, तो इस एट नोड X पे हम लेंगे, और जो इनकमिंग करंट है उसको हम लेंगे नेगेटिव, और जो आउटगोइंग करंट है उसको हम लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, समझने की कोशिश करना, जो इनकमिंग करंट है वो नेगेटिव होगी इस नोड पर, और जो आउटगोइंग करंट है वो का मतलब आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव से डिनोट करने वाले हैं यहाँ पे। तो अब इस नोड पे देखेंगे हम, तो इसमें से जो I4 करंट है ये नेगेटिव होगी, क्योंकि ये इनकमिंग है, तो इसको हम I4 नेगेटिव करके लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला टर्म है I3 ये भी नेगेटिव में जाएगा क्योंकि ये भी इनकमिंग है। इसके बाद I6 आउटगोइंग है। एक सेकंड, इसकी I3 की वैल्यू ही लिख देते हैं ना सीधा सीधा अपन। I3 की वैल्यू कितनी है, 3 और 2, इन दोनों को यहाँ पे ये दोनों पहुंचेंगे ऐड होके, यहाँ पे इनकी वैल्यू 4 एम्पियर हो जाएगी, तो I3 की वैल्यू -4 हो गया। इसके बाद I6 की बात करें तो I6 का वैल्यू +1 हो जाएगा। I5 की बात करें आउटगोइंग है तो इसका वैल्यू +2 हो जाएगा, और I7 की बात करें तो ये भी आउटगोइंग ही है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यहाँ गया 1 यहाँ गया, यानी कि यहाँ पे 2 एम्पियर रहा होगा, तो इसका वैल्यू +2 एम्पियर हो जाएगा। टोटल 5 ब्रांच कनेक्टेड है और पांचों हमने वैल्यू लिख ली है, इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। अब I4 की वैल्यू है तो हम इसको कैलकुलेट कर I4 को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो I4 इस साइड आ गया, यहाँ पे 2 2 4 और 1 5 सभी पॉजिटिव हैं, तो 5 - 4 हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज I4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर आ गई। तो ऑप्शन ए, I4 का वैल्यू कितना हो गया, 1 एम्पियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, हमें करंट की वैल्यू एम्पियर में कैलकुलेट करनी है, जो कि वोल्टेज सोर्स से ड्रॉ करी गई है इस सर्किट में। तो इस सर्किट में जो यहां से जो करंट टोटल करंट आई है, हमें इस आई को कैलकुलेट करके बताना है। तो एक चीज देखो, यहाँ पे 20 ओम यहाँ पे सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट है वो कितना निकल के आएगा, वो 10 ओम बचेगा, पैरेलली कनेक्टेड है, और 10 ओम और 20 ओम दोनों सीरीज में हो जाएंगे, यानी कि 10 ओम और 20 ओम ये हो गया, ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे, और जब ये सीरीज में कनेक्ट होंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, यानी कि 30 ओम अपना ये मिल गया और 40 ओम ये हो गया, तो 30 पैरेलल विथ 40, इन दोनों को हमने पैरेलली कनेक्ट कर लिया। अब प्लस इन दोनों का पैरेलली हम कैलकुलेट करेंगे अपन, तो 5 ओम आएगा, तो हम प्लस इसमें 5 कर देते हैं, +5, तो आर इक्विवेलेंट हमारा ओवरऑल कैलकुलेट हो जाएगा। तो 3 चौको 12, यानी कि 1200/70 +5, इससे एक जोड़ी से एक जीरो गया, 7 पन्ना 35, 120 और 35 155/7 हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आ गई। तो आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वोल्टेज के अपॉन में आर इक्विवेलेंट को पुट करेंगे 155/7, तो 60 × 7/155। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 60, जस्ट वेट, तो जब हम करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आई इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटली, तो इसकी वैल्यू आएगी 2.709, यानी कि 2.71 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो टोटल करंट कितना होगा, 2.71, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हमें पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट करनी है 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस। ये जो 6 ओम का रजिस्टर है इसके अक्रॉस कितनी पावर का डिसिपेशन हुआ है यह बताना है। तो यहाँ पे हम इस सर्किट को देखते हुए क्या करेंगे, इसमें हम सोर्स कन्वर्जन का यूज करेंगे। तो इस करंट सोर्स को हम वोल्टेज सोर्स में ले जाएंगे, तो इस करंट सोर्स की जो वैल्यू होगी, इस कंबाइन जो करंट सोर्स है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6 वोल्ट और 3 ओम ये हो गया यहाँ पे,
और 6 ओम का 6 ओम एजिटेज है, 1 ओम ये वाला आ जाएगा सीरीज में यहाँ पे, और 6 1 जा 6 और 6 वोल्ट हमारा यहाँ हो गया। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा, और जो करंट की वैल्यू होगी वो ऑल्सो जीरो हो जाएगी। जब करंट ही जीरो है तो इस 6 ओम में से फ्लो होने वाली करंट जब जीरो हो जानी है तो उस केस में जो पावर डिसिपेशन होगा 6 ओम के केस में तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमें पीक वैल्यू बतानी है वोल्टेज की और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वोल्टेज की 30 वोल्ट है। तो वी एम दैट इज इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ वी आर एम एस, दैट इज रूट 2 इंटू 30। तो रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 30 से, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 42.42। ऑप्शन ए 42.42 वीएम। मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो गया, 42.42। अगला क्वेश्चन है, हमें फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में कैलकुलेट करनी है किसी साइनसोइडल वेव के लिए यदि इसका टाइम पीरियड 2 मिली सेकेंड है। तो यदि फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना है, 2 मिली सेकेंड है, 2 इंटू 10⁻³ यानी कि 1000 अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 500 हर्ट्ज हमें जो वैल्यू देखने को मिल जाएगी, 500 हर्ट्ज। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें पीक वैल्यू बतानी है किसी भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए, ठीक है, यदि इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है, 140 वोल्ट है। यानी कि यदि एवरेज वोल्टेज की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 Vm अपॉन पाई, या फिर V एवरेज हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.637 इंटू Vm, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या बताना है, हमें मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके या पीक वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे बतानी है। तो इससे चलते हैं हम, इस वाली इक्वेशन से चलेंगे हम। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एवरेज वोल्टेज कितना है, 140 वोल्ट है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई से मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन में यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा और Vm का Vm यहाँ पे हो जाएगा। तो 70 इंटू पाई दैट इज इक्वल टू Vm। अब 70 इंटू 22/7 यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 10 यहाँ पे बचेगा, तो Vm की वैल्यू कितनी आ गई, 220 वोल्ट आ गई। मैक्सिमम या पीक वोल्टेज कितना हो गया, 220 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करना है ओम में। यदि सर्किट को सप्लाई करी गई है 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है वो, उस केस में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कुछ ऐसे मिस है, एक सेकेंड, इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी XC की वैल्यू में सिंपली कैलकुलेट करना है। तो इस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/2 पाई इंटू FC, F की वैल्यू 50 है और C की वैल्यू 60 माइक्रोफैराड है, 10⁻⁶ यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। तो 5 दूना 10 हो गया, 1/5 दूनी 10 यानी कि 100 हो गया सिंपली, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली 6000 हो जाएगा यहाँ पे, और इंटू 10⁻⁶, 1/पाई की वैल्यू हम ऊपर कर देंगे 0.318, 1/पाई की वैल्यू याद कर सकते हैं कितनी होती है, 0.318 होती है। अब 10⁻⁶ है, 3 जीरो यहां से कट गए तो यहाँ पे 10⁻³ बचेगा, 10⁻³ बचेगा, और इस 10⁻³ को हम ऊपर ले जा रहे हैं तो फाइनली 318/6 XC का वैल्यू ये आएगा। तो 6 पंचे 30, 6 तिया 18, 53.1 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हमें रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करना है VAR में किसी सर्किट के लिए यदि पावर फैक्टर 0.6 है और एपरेंट पावर की सर्किट के लिए 120 VA है, वोल्ट एम्पियर है। तो अपन को पता होगा सिंपली कुछ इस तरीके से जो पावर ट्राइंगल है वो देखने को हमें मिलता है। यहाँ पे ये Q हो गया, यहाँ पे ये P हो गया और यहाँ पे ये S हो गया। तो P बराबर में होता है VI, यहाँ पे एंगल फाई है, VI cos फाई, और Q बराबर में होता है VI sin फाई। कुछ इस तरीके से है। VAR हमें निकालनी है तो सिंपली हमें Q की कैलकुलेट करने की बात करी गई है यहाँ पे, तो VI sin फाई, और यहाँ पे cos फाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.6, तो sin फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.8 हो जाएगी यहाँ से sin फाई की। तो बस VI हमारे पास गिवन ही है 120 VA, और sin फाई की वैल्यू हमारे पास 0.8 हमारे पास ऑलरेडी है जो हमने ड्राइव करी है 0.6 से cos फाई से। तो Q बराबर में कितना आ जाएगा, 12×8 = 96, 96 जीरो का जीरो और एक अंक बाद दशमलव, तो 96 VAR। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमें नेट कैपेसिटेंस बताना है
एक कॉम्बिनेशन के लिए यदि 10 कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट किया गया है और इनकी वैल्यू 10 माइक्रोफैरेड ही है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो C इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई विथ C। तो N कितना है 10 हो जाएगा और C की वैल्यू भी कितनी है 10 माइक्रोफैरेड ही है, तो 100 माइक्रोफैरेड हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकल के आ गया, 100 माइक्रोफैरेड, दैट इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, एक कॉइल है जिसको बाउंड किया गया है 90 टर्न के साथ और इसमें से फ्लो होने वाली करंट 8 एम्पियर की है और ये 200 माइक्रोवेबर फ्लक्स को प्रोड्यूस करती है, तो इंडक्टेंस कितना होगा, तो L बराबर में होता है N फाई अपॉन आई और एक फॉर्मूला म्यू एन स्क्वायर आई अपॉन एल, एक ये फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो सिंपली हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो L बराबर में N कितना है 50 है और फ्लक्स कितना है 200 माइक्रोवेबर है, 10⁻⁻6 हो जाएगा इसलिए, और करंट हमारे पास कितना है 8 एम्पियर का करंट है, कितना है 8 एम्पियर का करंट है, तो 10⁻6 यहां से इसको हम काट देंगे, इसको 10⁻³ लिख देंगे और 3 जीरो ये खत्म कर देंगे हम यहां से, तो कितना आ गया 10/8 मिली हेनरी यहां से हो गया। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, तो 1.25 मिली हेनरी एल का वैल्यू आ जाता है, कितना, ऑप्शन ए 1.25 मिली हेनरी। अगला क्वेश्चन है, हमें एवरेज वैल्यू बतानी है साइनसोइडल वेव के लिए, तो V एवरेज दैट इज इक्वल टू 0.637 और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, तो एवरेज वोल्टेज जो होगा वो 0.637 ऑफ मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा, या फिर हम एवरेज वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं 2Im या 2Vm अपॉन पाई भी लिख सकते हैं, 2Vm होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ एवरेज वोल्टेज में हम ले रहे हैं तो यहाँ पे भी वोल्टेज होगा, तो 2Vm अपॉन पाई। अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कि जब करंट सोर्स ही अकेला हम एक्टिव कंसीडर करें तो उस केस में जो करंट फ्लो होगी 10 ओम रजिस्टर में से वो कितनी होगी, यानी कि इसमें से रेजिस्टेंस, ये जो रजिस्टर है इसमें से करंट फ्लो की वैल्यू कितनी होगी यदि हम केवल 2 एम्पियर के ही सोर्स को कंसीडर करें। तो देखो इसको हम शॉर्ट सर्किट कंसीडर करेंगे, उस केस में ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा क्योंकि हमें इसको अकेला कंसीडर करना है, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होगा, करंट डिवीजन हम यूज कर लेंगे, तो करंट इन 10 ओम रजिस्टर दैट इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन अपोजिट रेजिस्टेंस प्लस सेम रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 5 दूनी 10/15 दैट इज 2/3 दैट इज इक्वल टू 0.66। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक हीटर है, इसको कनेक्ट किया गया है 230 वोल्ट के अक्रॉस और इसमें से जो करंट ड्रॉ हो रही है वो 2 एम्पियर की है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R बराबर में सिंपली V अपॉन आई हो जाएगा, टोटल वोल्टेज 230 वोल्ट है और करंट टोटल 2 है, यानी कि 115 वोल्ट यहाँ पे, सॉरी 115 ओम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमें देखने को मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हमें इंडक्टिव ससेप्टेंस के लिए जो मेजरिंग यूनिट है वो बतानी है, तो याद रखना इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, बाय यानी कि एडमिटेंस इक्वल टू कंडक्टेंस प्लस ससेप्टेंस, इस तरीके से उसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चाहे इंडक्टिव ससेप्टेंस हो या फिर कैपेसिटिव ससेप्टेंस हो, इसकी यूनिट हमेशा मोह ही होगी, कंडक्टेंस की यूनिट मोह है, एडमिटेंस की यूनिट मोह है और इसकी भी यूनिट मोह है, मोह भी हो सकता है यहाँ पे शीमन भी हो सकता है, यहाँ पे ओम इनवर्स भी हो सकता है, तो सभी सही होगा यहाँ पे। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, एक 230 वोल्ट और 60 वोल्ट वाट का बल्ब है और 230 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब है, इनको पैरेलली कनेक्ट किया गया है सप्लाई के अक्रॉस, तो बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 वाट का जो बल्ब है वो ब्राइटली ग्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है और दोनों की वोल्टेज रेटिंग सेम है, तो इस केस में जिसकी वोल्टेज रेटिंग ज्यादा होगी वो हमेशा ज्यादा ग्लो करेगा। अगला क्वेश्चन है, करंट डायरेक्शन मार्क करी गई है, तो करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से मार्क करी गई है इसमें, तो नेट वोल्टेज अप्लाइड हमें बताना होगा। तो एक चीज बताओ, यदि करंट की डायरेक्शन ऐसी कुछ इस तरीके से है तो उस केस में इसका हायर वोल्टेज होगा और इसका लोअर वोल्टेज होगा, ठीक है नहीं, तो V1 माइनस V2 हमारा यहां से निकल के आएगा, और यदि हम साइन में चेंज करें क्योंकि V1 माइनस V2 तो यहां कहीं है नहीं, तो साइन हम चेंज कर लेंगे तो माइनस का V1 प्लस V2 कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है नहीं, एक सेकंड, ये ऐसा नहीं करना है, V1 माइनस V2
V1 माइनस V2, इसको हम माइनस अगर हम कॉमन ले लें, इसका V2 का माइनस कॉमन ले लें तो V2 माइनस V1 हमारा बन जाएगा। तो ऑप्शन डी इस केस में सही आंसर हो जाएगा, माइनस ऑफ V2 माइनस V1। अगला क्वेश्चन है, 3 लैंप को सीरीज में कनेक्ट किया गया है 120 वोल्ट सप्लाई के अक्रॉस। यदि ये 1.5 एम्पियर का करंट ले रहे हैं तो यदि दो लैंप की जो रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू प्रत्येक की 30 ओम है, 2 ऑफ लैंप, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ थर्ड लैंप, यानी कि दो लैंप की जो वैल्यू है वो 30 ओम के हिसाब से है और बाकी की तीसरी लैंप की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट ये हो जाएगा। तो टोटल वोल्टेज कितना है, 120 वोल्ट है और टोटल करंट कितना है, 1.5 एम्पियर है। तो 1200 अपॉन 15, 15 अट्ठे 120, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, तो 80 ओम हमारा ये आ गया। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 80 ओम आ गया। अब जो थर्ड लैंप है यानी R3 की वैल्यू है वो कितनी होगी, 80 माइनस प्रत्येक लैंप की वैल्यू जो फर्स्ट और सेकंड लैंप है उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 30 ओम है, तो माइनस का 30 इंटू 2 कर देंगे, यानी कि 80 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 20 ओम। तो आंसर 20 ओम, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मटेरियल है जो कि करंट के फ्लो को अलाउ नहीं करता है। तो इस केस में सही आंसर हो जाएगा इंसुलेटर। इंसुलेटर कभी भी करंट के फ्लो के लिए अलाउ नहीं करता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच पावर इन वॉट विल बी डिसिपेटेड बाय ए 5 ओम रजिस्टर इन विच वैल्यू ऑफ करंट इज 2 एम्पियर, यानी कि पावर कितनी डिसिपेट होगी। तो इसके लिए आई स्क्वायर आर से हम कैलकुलेट करेंगे। आई का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे और आर का वैल्यू 5 है, तो 2 दूनी 4 पंचे 20, तो 20 वॉट पावर का वैल्यू कितना आ गया, 20 वॉट, दैट इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के लिए जो करंट में होने वाले चेंज का अपोज करता है। ठीक है, तो इसके केस में जो चेंज ऑफ करंट का अपोज करेगा वो इंडक्टेंस हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यदि इसमें चेंज इन वोल्टेज की पूछते तो कैपेसिटेंस हो जाता, और यदि करंट के अपोज की बात करते तो रेजिस्टेंस हो जाता। फिर उस केस में चेंज टर्म हमें रेजिस्टेंस के केस में देखने को मिलता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रेजिस्टिविटी है, किसी सर्किट में कोई रेजिस्टेंस यूज हो रही है तो उसकी रेजिस्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है ओम मीटर में। यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है और सिलेंड्रिकल वायर हम यूज कर रहे हैं जिसकी लेंथ और डायामीटर, ये लेंथ हो गई हमारी और ये इसकी डायामीटर हो गई, तो रेजिस्टिविटी कितनी होगी, तो रेजिस्टिविटी रो दैट इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो रो बराबर में हो जाएगा, आर का वैल्यू 2 ओम है और एरिया हमें कैलकुलेट करना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो डी ये है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.2 हो जाएगी, तो 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, ये पाई स्क्वायर यानी एरिया की जगह पे पाई स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एल हमारा कितना है, 10 है, तो रो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 0.04 ये हो गया अपॉन 10 हो गया। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कंप्लीट हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए 0.025। रो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.025। अगला क्वेश्चन है, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है माइक्रोफेरेड में जो सर्किट दिया गया है उसके लिए। तो इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 यानी कि 600/50, यानी कि सिंपली 12 माइक्रोफेरेड आ गया। केवल इन दोनों के अक्रॉस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक कैपेसिटर कितना लग जाएगा, 12 माइक्रोफेरेड का ये कैपेसिटर लग गया। अब ये 12 और 20 दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, दोनों ये पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा हमें कैसे मिलेगा, ये 12 और 20 जुड़ के 32 माइक्रोफेरेड ये हो गया, और प्लस ये 10 और 10 ये सीरीज में है, तो इसके केस में 10 और 10 ये सीरीज में है, तो इसके केस में इसकी वैल्यू 5 माइक्रोफेरेड बचेगी। तो 32 और 5 का हम सीरीज कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेंगे, 32 इंटू 5 अपॉन 37 हो जाएगा,
32 इंटू 5 करेंगे हम तो 160 यहाँ पे आएगा, और 37 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4.32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में जहां कहीं भी 4.32 होगा उसको हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है ओम में, और किसी लैंप की रेटिंग 220 वोल्ट और 200 वॉट हमें गिवन है, तो आर बराबर में क्या हो जाता है, वी स्क्वायर अपॉन पी होता है। देखो बेसिकली पी बराबर में होता है वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ से आर को हम दूसरी साइड ले जाते हैं और पी को हम नीचे लेके आते हैं, तो आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी हो जाता है सिंपली। ठीक है, तो आर बराबर में कैसे निकाल लेंगे हम, वी का स्क्वायर करेंगे यानी कि 220 का हम स्क्वायर करेंगे, और पावर कितना है 200 है, तो 22 का स्क्वायर 484 00 अपॉन 200, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 242 ओम। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो वायर हैं, इनकी रेजिस्टिविटी सेम है और इनकी लेंथ भी सेम है, लेकिन जो फर्स्ट वायर है उसका क्रॉस सेक्शन यानी कि मान लेते हैं A1 दे देते हैं फर्स्ट वायर के लिए और A2 देते हैं सेकंड वायर के लिए। ठीक है, सब चीजें सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ सेम है, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया जो फर्स्ट वायर का है वो 2 गुना है पहले वायर से। फर्स्ट वायर इज 2 टाइम्स टू द एरिया ऑफ द अदर, यानी कि 2A2 हो गया, यानी कि A1 इक्वल टू 2A2 हो गया यहाँ पे। देन व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर दैट हैज लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट हैज लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया, तो A1 का ही सबसे ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, यदि इसकी रेजिस्टेंस 20 ओम है, यानी A2 की रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो सिंपल सी बात है जो A1 है इसका रेजिस्टेंस इससे और ज्यादा कम हो जाएगा, यानी कि सिंपली 10 ओम रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जो A1 है इसका एरिया डबल है A2 से, ये इनवर्स रिलेशन में है, इस चीज का ध्यान रखना। ये मत समझ लगना कि 40 हो जाएगा यहाँ पे A1 को देख के, A1 यहाँ पे 40 हो जाएगा, सॉरी A1 यहाँ पे 40 ही होगा, लेकिन जो R है वो A1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में है, तो जब ये डबल हो रहा है, ये डबल हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये R का वैल्यू हाफ हो जाएगा। तो हम R कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, ना कि एरिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए ये हाफ हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 10 ओम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें करंट बताना है एम्पियर में, दोनों रेजिस्टेंस में से कितनी करंट फ्लो कर रही है, 10 ओम और 20 ओम में से। तो सिमिलर वे में यदि हम देखें यहाँ पे 20 वोल्ट इसके अक्रॉस है, तो इसमें से I1 की वैल्यू है वो कितनी होगी 20 अपॉन 10, यानी कि 10 दूनी 20, यानी कि 2 एम्पियर जो करंट है वो I1 की वैल्यू आ गई कितनी 2 एम्पियर। अब I2 की अगर हम बात करें तो I2 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, I2 का वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो माइनस का 20 प्लस 20 इंटू I2 माइनस का 10 इक्वल टू 0, तो 20 I2 दैट इज इक्वल टू 30 और I2 दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, दैट इज I2 इक्वल टू 1.5 एम्पियर, और दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, तो I1 2 एम्पियर हो गया और I2 कितना हो गया 1.5 एम्पियर हो गया, तो 2 एम्पियर और 1.5 एम्पियर, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें करंट I1 की वैल्यू निकालनी है एम्पियर में और V1 की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है वोल्ट में दिए गए सर्किट के लिए। ठीक है, तो I1 का वैल्यू कहां है, I1 इसमें से फ्लो होने वाली करंट है, ये I1 है, हमें ये कैलकुलेट करना है, और जो V है V का वैल्यू भी हमें चाहिए है, जो V1 है इसका भी वैल्यू में चाहिए है। तो एक चीज बताओ, जब 3 एम्पीयर की करंट भी यहां से जा रही है, 1 एम्पीयर की करंट भी यहां से जा रही है, इसको x मानना है नोड हमने, तो इसको Vx मान लेते हैं, तो माइनस का 1 ये हो गया प्लस Vx अपॉन ये यहाँ पे 8 हो जाएगा और माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू 0, तो 3 और 1 4 हो गया, यानी कि Vx अपॉन 8 बराबर में 4 और Vx बराबर में कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 वोल्ट। तो Vx की वैल्यू कितनी आ गई 32 वोल्ट आ गई है, और I1 की बात करेंगे हम तो 32/8 यानी कि 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर और 32 वोल्ट, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है, ऐसा यूनिट की बात हो रही है। यदि ऐसा यूनिट की बात करेंगे हम फ्लक्स के लिए, फ्लक्स के केस में ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो ये वेबर हो गई। यदि हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं, हम सीजीएस यूनिट की बात करते हैं तो इस केस में इसकी यूनिट हो जाती मैक्सवेल, मैक्सवेल इसकी यूनिट हो जाती। और फ्लक्स की जो ड्राइव यूनिट है
जो ड्राइव यूनिट है वो है बोल्ट सेकंड। बोल्ट सेकंड ये कहां से आई है? ये यहां से आई है। v इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी होता है ना, तो यहां से तुम फाइव कैलकुलेट करोगे ना तो v इंटू टी हो जाएगा यहाँ से फाइव बराबर में, तो यहाँ से बोल्ट सेकंड यहाँ से निकल के आ जाता है। तो ये ड्राइव यूनिट इसकी बोल्ट सेकंड हो गई। अगला क्वेश्चन है कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसी सर्किट के लिए 60 ओम है जब हम 50 हर्ट्ज की सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आप समझो एक्स सी बराबर में 1/2 पाई एफ सी होता है, यानी कि एक्स सी इनवर्सली रिलेशन में है किसके? एफ के। किसके हैं? 1/f के, यानी कि फ्रीक्वेंसी के इनवर्स रिलेशन में कैपेसिटेंस रिएक्टेंस हमें देखने को मिलता है। तो हम क्या कर सकते हैं? एक्स सी वन अपॉन एक्स सी टू दैट इज इक्वल टू F2 अपॉन F1, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 60 हर्ट्ज के लिए हमें ये कैलकुलेट करके बताना है। तो पहले जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू 60 है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रहे हैं हम? 50 दे रहे हैं, लेकिन बाद में फ्रीक्वेंसी कितनी दे रहे हैं हम? 60 दे रहे हैं, और बाद का जो रिएक्टेंस होगा कैपेसिटिव वो हमें कैलकुलेट करना है। तो 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो XC2 की वैल्यू कितनी आ गई? 50 ओम आ गई। दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमें डायमेंशन कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस के लिए। तो रेजिस्टेंस R बराबर में कितना होता है? V अपॉन आई होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, R इक्वल टू V अपॉन आई। तो V की अगर हम बात करें तो W अपॉन Q हम इसको लिख सकते हैं, V इक्वल टू W अपॉन Q। और I की अगर हम बात करें तो इसमें I टर्म नहीं है कहीं और A टर्म भी नहीं है, तो यानी कि I बराबर में क्या होता है? Q अपॉन T होता है। तो इसमें हमें Q यहां लेना पड़ेगा और T ऊपर पहुंच जाएगा, हमारा जो टाइम है वो ऊपर चला गया। तो जो वर्क है, वर्क बराबर है फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स ml t की पावर -2 और डिस्टेंस करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू t यहां हो गया अपॉन क्यू स्क्वायर ये हो गया। तो एक t ऊपर है यानी इसकी पावर 1 है और ये -2 है, तो क्या बचेगा फाइनली? ml स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इंटू टी। इससे इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर घट जाएगी इसकी, तो ml स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन टी, क्यू स्क्वायर इंटू टी अपॉन में, ये ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा हो। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।